सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे आलमी अदारे सेहत के खत का क्या हुआ, फिर सख्त लॉकडाउन होगा, सस्ता पेट्रोल वज़ीर आज़म का कारनामा, पेट्रोल बहरान किसका शाखसाना, पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का हो गया फैसला, किसने तबाह किया कौमी असासा, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स असली, मैदान में आ गए डॉक्टर ताहिर शमसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पाकिस्तान की हुकूमत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ख़त को हवा में उड़ा दिया है और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के बयानात का अगर जायज़ा लिया जाए तो वो कह रहे हैं कि हमें ज़िंदगी भी आगे बढ़ानी है, रोज़गार को भी देखना है। 2/3 आबादी पाकिस्तान की रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत पर गुजारा करती है, तो हम किस तरह से 2 हफ्ते का लॉकडाउन कर सकते हैं, यानी बुनियादी बात उनकी नज़र आ रही है। डॉक्टर जवेद अकरम साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हर घंटे में 4 लोग पाकिस्तान में जाँ बाक हो रहे हैं। हालत यह है कि जो लोग वेंटिलेटर पर जाते हैं तो उनके बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, क्योंकि 99% लोग जाँ बाक हो जाते हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, और 65% तिब्बी अमला जो ख़वातीन पर मबनी है, उनमें 65% को घर से दबाव है, ख़ानदान से दबाव है कि वो काम ही छोड़ दें, ज़िंदगी को ख़तरात इतने हैं। अब एक तरफ ये मामला है, हुकूमत मुश्किल में है कि किस तरह से इस वबा को कंट्रोल किया जाए, क्या किया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात माने 2 हफ्ते का लॉकडाउन सख्त तरीन करें तो रोज़गार क्या बनेगा। लेकिन जो मामला चल रहे हैं वहाँ पर हुकूमत की नाकामी नज़र आ रही है कि पेट्रोल अब मिल नहीं रहा था, तो ओगरा की टीमें इस वक्त एक्शन में आ गई हैं और इंस्पेक्शन के लिए अब भाग रही हैं। देखते इससे क्या असर पड़ता है, क्योंकि हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का ये कहना है कि जी वैसे हर चीज़ का नोटिस ले लिया जाता है, तो आज एहतसाब का मामला कहाँ है जब लोगों को पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। इन तमाम हवालों से बात करेंगे। स्टील मिल की निजकारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं, किसकी चलेगी, क्योंकि हुकूमत ने तो उसूली फैसला कर लिया है निजकारी का, और साथ ही ये भी कह दिया है कि अब गोल्डन हैंडशेक होकर रहेगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की। बाबर डोगर साहब, ये तो हमारे साथ नादिर कबूल साहब भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बाबर डोगर साहब स्टूडियो मेरे साथ हैं। नादिर कबूल साहब, ये बताएं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कहा, क्या ये पाकिस्तान में काबिल अमल नहीं था कि हुकूमत कह रही है कि ये तो इस पर तो अमल नहीं किया जा सकता, हमें ज़िंदगी भी आगे चलानी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एहतराम अपनी जगह, लेकिन हम 2 हफ्ते का लॉकडाउन नहीं कर सकते। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई है, और हम लोग बहुत ज़्यादा इस मसले में फंसने वाले हैं। इसका पीक तकरीबन 1 महीने बाद आ जाएगा और पता चल जाएगा कि वज़ीर आज़म साहब की जो नाअहली है उसकी वजह से हम कहाँ फंस गए। लेकिन WHO ने जो रिकमेंडेशन की थी उस पर हमने अमल करना चाहिए था, जिस तरह सिंध के अंदर हमने किया। सिंध के अंदर हम जुम्मे को भी पाबंदी लगा रहे थे, मसाजिद में भी हम लोग सख्ती कर रहे थे। इसलिए नहीं कि हम लोगों को नमाज़ पढ़ने से रोकना, इसलिए क्योंकि दुनिया का हर मुसलमान मुल्क काबा तक, मक्का तक, मदीना तक बंद था, क्योंकि उनको पता था कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो गई है कि लोगों को इकट्ठा एक जगह जमा करना उनकी जान लेने के बराबर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब बारिश होती थी तो उस वक्त कहते थे कि जी घरों में नमाज़ पढ़ लो ताकि कीचड़ ना लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है या आपके जिस्म से बदबू आ रही है तो खुशबू लगा के या दांत साफ मिसवाक करके आप आए मस्जिद। तो ऐसा दीन जहाँ किसी को एक दूसरे से तकलीफ़ ना पहुँचे, वो दीन कैसे अलाउ कर सकता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को कोई बीमारी और जानलेवा बीमारी पहुँचे। ये इस वक्त सूरत हाल से निकल चुकी है, लॉकडाउन पुरानी हो गई है, बातें अभी WHO कह रही है, मगर अब आई डोंट थिंक कोई फ़ायदा है, क्योंकि आवाम इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। आपने अमेरिका जैसे मुल्क में आपने देख लिया होगा कि आवाम वहाँ पे जब फ्रस्ट्रेटेड हो गई, कोरोना की वजह से पहले फ्रस्ट्रेट हुई, और फिर जब स्याफाम शख्स का जब कत्ल हुआ उसके बाद तो बस जैसे पेट्रोल के ऊपर आग माचिस लगा दिया ना, और आवाम फट गई है वहाँ पर और रुकने को तैयार नहीं है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान
भी अब जैसे स्टील मिल के ऊपर इशू चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस का इशू चल रहा है, उसके ऊपर कोरोना, बेरोज़गारी, पीआई का जो हादसा हुआ है, इस वक्त हम ऐसी सिचुएशन में कि खुदा न खास्ता किसी एक भी दिन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक भी दिन सुबह उठेंगे हम और वो अगर एक फाइनल स्पार्क लग गया तो फिर किसी के हाथ में नहीं आना सिचुएशन। ना इमरान खान, लोग इतने तंग आ चुके, इतने परेशान हैं कि खुदा न खास्ता सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन ये जो बात कही डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कि तमाम सूबों को साथ मिलाकर फैसले किए जाते हैं, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी या सिंध की हुकूमत हर फैसले में उनसे मुशावरत करने के बाद ही ये फैसले होते हैं। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब मज़ीद लॉकडाउन अब नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये नादिर कबूल साहब, जिस तरह हमने देखा कि 100 लोगों से ज़्यादा लोग गुज़श्ता रोज़ जाँ बाक हो गए, तो अब इसका तो मतलब ये हुआ कि ये अभी तादाद बढ़ रही है। वज़ीर ने कहा कि जुलाई के एंड या अगस्त में के शुरू में पीक होगी, तो हम अब ये समझकर बैठ जाएं कि ये बढ़ते ही रहना है। अब 100 है तो आगे खुदा न खास्ता इससे भी तादाद कहीं ज़्यादा जाएगी। 5000 से ज़्यादा लोग मरीज सामने आ रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो ये बढ़ना ही बढ़ना है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए जी, हम कर सकते थे उस वक्त जब आवाम सुनने को तैयार थी, अब आवाम सुनने को तैयार नहीं है। अब हमने अगर लॉकडाउन, निकलता हूँ ना रोड पे, मैं देखता हूँ मजदूरों को जो डेली वेजेस वाले हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो गाड़ी के मैकेनिक के, जो रंग करने वाले हैं, अब उन्होंने इमरान खान की बातें सुन ली है और पूरी दुनिया के सामने इमरान खान की जो इंटेलिजेंस है, जो उसका इंटेलेक्ट है, वो एक्सपोज हो चुका है कि जो शख्स प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के कह रहा है कि ये एक सिर्फ फ्लू है और इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह खांसी जुकाम होता है ये भी हो के सही हो जाता है और 97% को पता भी नहीं चलता है। अब आवाम को ये लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है। अब उसको अगर बंद करेंगे तो 22 करोड़ आवाम जब रोडों पर निकल आएगी तो ना पुलिस से कंट्रोल होगी, ना रेंजर से कंट्रोल होगी और ना किसी और फोर्स से कंट्रोल होगी। अब नादिर साहब, इस वक्त हालात ये हैं, मैं लाहौर और मेरा ख्याल कराची के भी ये हालात होंगे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, वहाँ पर जगह नहीं है। मार्केट में हालात ये हैं कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 3000 रुपये का था वो 20,000 का नहीं मिल रहा। ऑक्सीमीटर जो है वो जो 1500 रुपये की मशीन थी ऑक्सीजन चेक करने की, वो 10,000 रुपये में नहीं मिल रही। मेडिसिन मार्केट से नहीं मिल रही, जो मिल रही हैं वो आम आदमी की इस्तिताअत से बहुत ज़्यादा बाहर है। हुकूमत सो रही है, क्या यही गवर्नेंस और 60-70 हज़ार से कम की नहीं मिलेगी। जी नादिर साहब, मगर गवर्नमेंट कहाँ पर है? इसलिए तो सिंध हुकूमत डे 1 से कह रही है कि जी हमारे वो हेल्थ फैसिलिटीज है ही नहीं हमारे मुल्क में कि हम इतना बड़ा तादाद के कोरोना के पेशेंट ट्रीट कर सकेंगे, इसलिए शुरू में हम सख्ती करना चाह रहे थे। अब आप 100-200 की बात कर रहे हैं, 3-4 हज़ार खुदा ना खासा लोग अमवात होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज हमने देखा है दुनिया में क्या हो रहा है, हमने देखा है अमेरिका में क्या हो रहा है। तो अगर अमेरिका में ऐसा हो रहा है तो फिर हम कौन सी कोई बहुत ही जदीद मुल्क या बहुत ज़्यादा हमारी कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। और इस वक्त सिर्फ यही है कि आवाम के अंदर एक मैस अवेयरनेस कैंपेन फैलाया जाए। जो खुदा न खास्ता जो अमवात हो रही है उनकी वीडियोज़ या उनकी तस्वीर फैमिली के परमिशन के साथ, जो अमेरिका में भी हो रहा है, जो पेशेंट्स हैं वो खुद फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ला रहे हैं सामने दुनिया के सामने कि देखो जी ये असलियत है। बिकॉज मैं आज अपनी गाड़ी का काम करा के आया हूँ मैकेनिक से, मैंने तो मास्क पहना था, उसने ना मास्क पहना और ज़बरदस्ती हाथ भी मिला रहा था, मेरे से कह रहा है कि हम मुसलमान हैं, हमारे को तो कोरोना लग ही नहीं सकती। ये तो सूरत हाल है, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम दिया है। इसी तरह फ्लू है। खरल साहब, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, जिस तरह नादिर साहब कह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो ये अवेयरनेस किसका कसूर है? मीडिया रोज़ाना बात करता रहा है, आपने भी देखा है, हम प्रोग्राम में रोज़ बात करते हैं, वज़ीर आज़म जब भी बात करते हैं आते हैं जनाब के जी एहतियात करें वरना ये फैलेगा, और अब अवाम ही इस पर कुछ कर सकते हैं। तो फिर भी क्योंकि ये तो लग रहा है कि अब लॉकडाउन तो लगना नहीं है, अब लोगों ने ही एहतियात करनी है, तो लोगों को किस तरह कोई ज़बरदस्ती एहतियात करवाई जाए? हुकूमत को पैसे तो मिल रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $50 करोड़ दे दिए हैं पाकिस्तान को। G20 ममालिक ने दिसंबर तक के जो कर्जे देने थे वो पोस्टपोन कर दिए हैं, जो पिछले देने थे या जो भी कर्जे थे, अब दिसंबर तक कुछ नहीं देना, तो उन्होंने वो भी कहा है कि आप पैसे डाइवर्ट कर दें। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, इस वक्त आपका जो तज्जिया था या आपने जो बातें बताई वो पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर हेडलाइंस में है, तो ये बताएं कि इतनी ज़्यादा अगर तादाद हो गई है कि हर घंटे में 4 लोग मर रहे हैं, इससे वेंटिलेटर्स का मसला है, आपने बताया कि 99% लोग वेंटिलेटर पर जाके भी उनकी जान नहीं बचाई जा रही, तो अब इस सूरत हाल में हम कर क्या सकते हैं? जी देखें,
हालात आपके सामने हैं, मेरा ख्याल है आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि बहुत तशवीशनाक हैं। कल के दिन में हमारी 100 के करीब डेथ्स हुई, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, कंसिडरिंग कि हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और हमारा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं है। तो जाहिर है कि जब ये लॉकडाउन ईज आउट किया गया तो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि लोग इसको इन्फोर्स करेंगे, SOP ताज़ा तंजीमें इन्फोर्स करेंगी, ट्रांसपोर्टर्स करेंगे, जो मुख्तलिफ और दावे किए करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम हुए हम उसको इन्फोर्स कराने में SOP। तो उसके बाद ईद पे जो कुछ हुआ, जिस तरह ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो उसका ज़ाहिर है 15 दिन बाद उसका नतीजा आना था, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब आ रहा है। उस वक्त भी हमने यही कहा था और अभी भी यही कह रहे हैं कि हालात अब वर्स्ट होते जा रहे हैं और हमें लोगों की इस वक्त जानें बचानी है, हर सूरत बचानी है। डॉक्टर्स तैयार हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं जो कर सकते हैं, अपनी जानें दे के भी बचाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि इसको बीमारी को कहीं जाके रुकना है, कहीं इसमें से फ्लैट होना है और वापस आना है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो इक़दाम कराने पड़ेंगे। अगर आप मुझे प्योरली एज ए डॉक्टर आप पूछ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट और WHO ने भी कहा है कि सीरियसली कंसिडर करे कि लॉकडाउन, और वो लॉकडाउन हो जो वाकई ही लॉकडाउन हो, ये नहीं हो जैसे पिछली दफ़ा हुआ है कि वक्त का ज़ाया, लॉकडाउन को प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं किया जा सका। जब तक हम लॉकडाउन को प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किलात में हम मुब्तला होंगे। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं लॉकडाउन की कि एक सख्त किस्म का लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, कल भी कैबिनेट की मीटिंग थी, आज भी एक मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत में लॉकडाउन के हक में नहीं है। मेरी अभी भी कुछ मिनिस्टर से बात हुई, वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लॉकडाउन के हक में नहीं है। तो फिर इसका और क्या रास्ता निकल सकता है? अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लॉकडाउन के हक में नहीं है, वो नहीं लगाना चाह रहे, तो फिर इससे किस तरह से बचा जाए? देखें सर, मैं तो एक प्योरली डॉक्टर और मौलिज के तौर पे कह रहा हूँ, ना मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूँ, ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मुझे इसकी इतनी ज्यादा रिपरकशंस है, ना मैं इन्फोर्समेंट में हूँ। मैं तो प्योरली अपने मरीजों की खातिर एक लोगों को बीमारी के बचाने की, लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब एक वाइडर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, उन्होंने मुल्क चलाना है, मैंने बीमारी रोकनी है, ये डिफरेंस है। तो इसके अगर ये नहीं मुमकिन हो रहा, या प्राइम मिनिस्टर साहब बेहतर समझते हैं कि भूख अफलास ये ज्यादा हो जाएगा और बहुत बड़ी प्राइस हो करने की, तो फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि कम से कम मैं, आप और आपके देखने सुनने वाले इसको बहुत सीरियसली लें। खुदारा मास्क के बगैर आप किसी को सर्विस ना दें, किसी को मैं देखूं ना एज ए डॉक्टर, किसी को मैं यूनिवर्सिटी ना एंटर होने दूं, कोई गाहक आए मास्क के बगैर उसको कोई सौदा ना दिया जाए, किसी ऐसी दुकान पे ना जाया जाए जो जिसका, किसी के ऐसे रिक्शे पे ना बैठा जाए जिसने मास्क नहीं पहना। हमें इसको सोशली आइसोलेट करना है और स्टिग्मेटाइज करना है मास्क को। दूसरा, हमें हैंड हाइजीन करनी है, बार बार हमें हाथ धोने हैं, बार बार हाथ धोने हैं, क्योंकि उनके जरिए ये फैलता है। खारिश नहीं करनी, और अगर हाथ नहीं धो सकते तो सैनिटाइजर के 2 कतरे अपने हाथ साफ करते रहे। तीसरे नंबर पे हमें कहीं भी क्राउडेड नहीं होना, हमें फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो ये कम से कम ये तो हम कर सकते हैं ना, वो तो बाकी चीजें तो चले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर, जारी बात है हुकूमत की अपनी पॉलिसियां, और आप एज ए डॉक्टर जो है आप जो अपने मरीजों की बेहतरी के लिए आपने सजेशन भी दी। अब डॉक्टर साहब बाहर ये, जिस तरह आपने कहा कि ये सारी चीज़ें इंश्योर क्या हो सकती है जब स्टोर खुले होंगे, जब मंडियाँ खुली होंगी, जब आपकी ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रही होगी, जब आप सड़कों के ट्रैफिक रवा होगी, आपके जो गोश्त की दुकानें, आपकी जो चिकन की शॉप्स है, आपकी फ्रूट की शॉप है, आपकी ग्रोसरी की जो स्टोर्स हैं, वहाँ पे SOP तो बिल्कुल फॉलो नहीं, और ख़ास तौर पे बैंक्स हैं और इस तरह के बहुत सारे इदारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा रश होता है कि वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ें होना। तो इस पर फिर क्या किया जा सकता है? देखिए सर, आप अपने स्टूडियो में बैठ के और मैं अपने हॉस्पिटल में बैठ के ये इन्फोर्स नहीं कर सकता। ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स और पुलिस है। इनको सख्त हदायत दी जाएं कि जो बैंक वो देखते हैं कि वहाँ वो SOP नहीं फॉलो हो रहे, क्राउडेड हो रहा है, रश बैंक के अंदर और बाहर लगा, उसको सील कर दिया जाए। जजा और सजा का जिस दुकान पे वो देखते हैं कि वहाँ पे सील किया जाए। देखें, इसलिए कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि लोगों की जानें खतरे में हैं,
और ये एक लाइफ सेविंग हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं। और हमारे दीन में ऐन ये लिखा हुआ है कि जिसने एक जिंदगी बचाई उसने इंसानियत बचा ली। क्या हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि मैं और आप मिलके एक जिंदगी भी बचा लें? क्या हम अपने बच्चों के नई जूती लेने की कुर्बानी नहीं कर सकते कि हम अपने आप को घर महसूर कर लें? फिलहाल उसकी भी जान खतरे में डाल रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं उनकी भी जान खतरे में डाल रहे हैं। हमें कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी कि फरिश्ते उतर के हमें कर लेंगे। अल्लाह ताला ने हमें, मुझे और आपको ही जरिया बनाना है इस चीज को निपटने का। और ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, जिसमें उन्होंने देखना है कि मैं डॉक्टर जावेद अकरम क्या रोल प्ले कर रहा है और आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं और आपका चैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह बोल ने बहुत रोल प्ले किया और आई एम श्योर के लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा आते हैं। तो ये एक जिहाद की सूरत हाल है। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह नादिर, मुख्तसरन आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैंने डॉक्टर साहब से प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से भी बात करनी है और जो कहा गया 6 शराइत जो कही WHO ने, उनमें से एक भी पाकिस्तान नहीं पूरा उतरा। खैर, इस पर आते हैं। तो नादिर आप भी बताएं, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी सिंपल बातें कही हैं, तो ये क्यों नहीं सिंध हुकूमत ही अमल करवा दे? आपने खुद कहा कि वहाँ आप वर्कशॉप पर गए हैं तो उसने मास्क नहीं पहना, तो ये किसने अमल करवाना है? आपके पास रियासती मशीनरी है, पुलिस है, कमिश्नर निज़ाम है, ये सब लोग हैं। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल शॉर्ट और क्लियर बात करने वाला हूँ। हमने शुरू में ये कोशिश की थी कि सख्ती करें, आवाम को थोड़ा सा हम एहसास दिलाएं, मगर क्योंकि मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे थे वफाक की तरफ से और बोला गया था कि ये फ्लू है, कुछ नहीं होता, तो आवाम अब यकीन नहीं करती कि ख़तरनाक है। अब हम अगर आवाम के ऊपर ज़बरदस्ती करेंगे, DCs VCs, खुदा न खास्ता मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं बाद में कोई नाराज़ हो नहीं हो, आवाम मारेगी सबको पकड़ के। अमेरिका जैसे मुल्क में अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन के बाद एक स्पार्क आ गया और आवाम निकल आई और डोनाल्ड ट्रंप को जाके बेसमेंट में जाके बंकर में छुपना पड़ा, तो हम कहाँ से कंट्रोल करेंगे? हमारी 22 करोड़ आवाम है। आप देखें अभी जाके, अगर आप, मैं किसी को भी चैलेंज करता हूँ, आप कराची के अंदर आके ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें, आवाम नहीं करेगी। आवाम उन्हीं छड़ियों से उठ के वापस मारेगी, खुदा न खास्ता लोगों के जज्बात भी गेज करिए। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा है मुझे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने फिर प्लाज्मा थेरेपी का कहा है और ये भी कहा है उन्होंने कि लोग इस पर अतिया करें, यानी अपना ब्लड अतिया करें ताकि उसमें से प्लाज्मा बीमार लोगों को लगाया जा सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? फिर वो इंजेक्शन का एक मामला सामने आया हुआ है, लोग अचानक से बातें करने लग जाते हैं कि जी ये बस आ गया इलाज। ये जो अभी तक इलाज सामने आ रहे हैं, फिर कोई जड़ी बूटियों के हवाले से बात सामने आ जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले प्लाज्मा के हवाले से जरूर बताइए। सर देखें, प्लाज्मा आज मैं और ताहिर शमसी इकट्ठे ही थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी में थे, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हमने प्लाज्मा शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 3 दर्जन मरीजों को लगा चुके हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो मेरा ख्याल है ये ऑप्शन पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है और हमारे भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें लिमिटेशन है डोनर्स की, कि हमारे पास डोनर्स नहीं है। उसका फिर हमने IgG भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है और ह्यूमन हाइब्रिडोमा की टेक्निक को यूज़ करके अभी हम आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज मोनोक्लोनल बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद जो इंजेक्शन की आपने बात की, एक्टेमेरा की या टोर्सिलीमैब की, या आपने बात की रेमडेसिविर की, ये सब की सब एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज हैं इस वक्त। इस वक्त कोई भी इसकी एविडेंस बेस्ड मुवस्सर थेरेपी नहीं है। तो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसकी प्रिवेंशन करें उन्हीं इकदाम से जो मैंने आपको पहले कहे। जो मेरे भाई आपके साथ बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी की जान बचा रहा हूँ और मुझे वाकई ही आवाम मारती है, कोई मसला नहीं, मैंने तो बहुत दफ़ा जाने देने की बात की है आवाम की खातिर, तो अब ये है। फिर हमारे पास क्या रह जाता है अगर वो हम ये इन्फोर्स नहीं कर सकते SOP, या हम ये नहीं कर सकेंगे जज़ा और सज़ा का निज़ाम, तो मैं आई एग्री विद हिम, ही मगर ये क्या हम कर रहे हैं कि कोई मोजरा होगा कि ये रुक जाएगी ट्रांसमिशन? कोई तो स्टेप हमें लेना पड़ेगा, या सिर्फ हम तमाशे में आप और मेरे भाई साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें क्या करना क्या है। फिर हमारी तो वी आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शन। लॉकडाउन हम नहीं कर सकते, ये SOPs हम नहीं इन्फोर्स करा सकते, मास्क के बगैर किसी को हम चेक नहीं कर सकते बिकॉज वो हमें मारेंगे, या हम किसी को ये नहीं कह सकते। मैं कह सकता हूँ अपने क्लिनिक पे बैठे हुए अपने हॉस्पिटल में इस वक्त, सॉरी आप जाएं बाहर, मुझे किसी ने नहीं मारा। मैंने रोज के 10 लोगों को कहता हूँ, मेरे दफ्तर में वाइस चांसलर के दफ्तर में आते हैं लोग, जब इकट्ठे आते हैं, मैं कहता हूँ मैं नहीं मिलूंगा।
तो ये तो देखिए करना पड़ेगा ना अपनी अपनी जगह पे। बिल्कुल इतना आपने टाइम, इतने मीडिया ने किसी इशू को इतना टाइम मैंने नहीं पहले कहा था पाकिस्तानी, हमने एक मास सोशल मीडिया और मीडिया कैंपेन चलाना है जिसमें हमने पेशेंट्स की फोटोज और वीडियोस उनके फैमिली की इजाज़त से, प्राइवेसी मैटर्स भी होते हैं, आई अंडरस्टैंड, मगर जिस तरह सिगरेट के डब्बे में आपने देखा है पहले लोग कितना सिगरेट पीते थे, फिर जब सिगरेट के डब्बे के ऊपर लंग के फोटोज़, गले के फोटोज़, थ्रोट कैंसर के फोटोज़ लगाना शुरू किए, सिगरेट के ऊपर उस बहुत फ़र्क आया है। उसी तरह अभी अगर हम मीडिया में हम दिखाएं, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी हैं कोरोना पेशेंट की, किस वो तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए। अमेरिका के अंदर लोगों ने अपनी खुद फेसबुक लाइव वीडियोस लगाई हैं कि भाई ये मजाक नहीं है, मेरी हालत देखो, मैं सांस ले सकता हूँ, मेरे बच्चे की हालत देखो, वो मेरे मैयत पे नहीं आ सकते। उसके बाद जाके फ़र्क पड़ेगा। हम लोग सख्ती से नहीं करा सकते। हाँ, हर डॉक्टर या हर दुकान वाला ये अपने तौर पे कर सकता है कि सर्विस ना दे किसी भी कस्टमर को until and unless they come in with a mask। वो तो चले दुकान या डॉक्टर के क्लिनिक तक, सही है बात, मगर जो गली के कोनों पे लोग बैठे हुए हैं, लूडो खेल रहे हैं, रात निकले तो लियारी के अंदर लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको अगर आप जाके बोलो भाई कि ये कोरोना फैल रहा है, कहते हैं कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर पुलिस जाएगी वहाँ पे, खुदा ना खास्ता वहाँ पे फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगा, जिसके मैं खिलाफ हूँ, बट दैट इज़ द रियलिटी। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। आप किसी को भी बुला लें इस वक्त, आप भेजें लियारी में, उसको बोले भाई लोगों को ज़बरदस्ती अंदर करवाना करो, घरों के अंदर शुरू करो, देखो आप आगे से क्या होता है। अच्छा, चैलेंज है मेरा। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नादिर गबरू हमारे साथ है। नादिर, एक और मामला है पेट्रोल की किल्लत का, पेट्रोल की कमी का। अब ये बातें कही जा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने फैसला किया कि पेट्रोल सस्ता करना है, वो सस्ता किया, लेकिन फिर मिल नहीं रहा। अब उन्होंने नोटिस भी ले लिया। जो काबीना इजलास था उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर गर्मा गर्मी हुई वो ये पेट्रोल की किल्लत थी। इमरान खान ने सख्त नोटिस लिया, उन्होंने कहा जी इस पर एक्शन लेना चाहिए, आप या तो इनके लाइसेंस मुअत्तल करें, छापे मारें, जो भी करना पड़ता है करें। उन्होंने 2-3 ब्रीफिंग्स दी, वज़ीर तवानाई से बात की, नदीम बाबर साहब से बात की जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उनसे, फिर ओगरा के जो हेड हैं उनको बुलाया गया, उन्होंने बात की, लेकिन इमरान खान मुतमईन नहीं हुए। अब यह है कि जी इन्फोर्समेंट टीमें एक्शन में आ गई हैं, छापे मारे जा रहे हैं, देखा जा रहा है किस कंपनी ने झूठ बोला, उन्होंने जितना ज़ख़ीरा रखना चाहिए था वो रखा हुआ है, उससे ज़्यादा रखा हुआ है, मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है, मसनूई तौर पर किल्लत पैदा की गई है। क्यों हो रहे हैं ये बहरान? क्यों हुकूमत की रिट इतनी लोग नहीं देख रहे? उनको कोई खौफ नहीं है? अब जब एक्शन अगर लिया जाता है, आपको लगता है तो आइंदा हम देखेंगे कि माफिया इस तरह से नहीं करेंगे? देखें जी, हुकूमत का रिट बिल्कुल फेल हो चुका है। उसकी वजह ये कि उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है कि जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है, उसमें हुकूमत के अपने जब वज़रा आए हैं, खुसरो बख्तियार और इसके अलावा जो जहांगीर तरीन साहब, जो कि अब हुकूमत में नहीं है मगर एक वक्त बड़े करीबी थे इमरान खान साहब के, तो जाहिर सी बात है ये तरह से आप बहादुरी दिखा रहे हैं। बाकी माफिया कह रहे हैं कि आप बहादुरी दिखाओ, कोई बात नहीं, एक्शन बनती रहेंगी, इंक्वायरी होती रहेगी। जब तक आप एक्शन अपने घर से स्टार्ट नहीं लोगे, जब तक आप जो जिसका नाम आया है शुगर इंक्वायरी कमीशन में, चाहे आपका वजीर हो चाहे आपका मुशीर हो, जब तक आप उसके सामने उसका एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे आवाम के सामने, तब तक कोई भी और माफिया, चाहे वो आटा माफिया हो चाहे वो पेट्रोल माफिया हो, उसको ठीक है नादिर। लेकिन असद खलील साहब, आप भी इन मामलों को समझते हैं, आपको नहीं लगता कि ये क्या, यानी उमर अयूब साहब को फौरन ही क्या फारिग कर देना चाहिए था? वज़ीर आज़म खुद से कोई एक्शन ले लेते हैं कि ये कोई अचानक से तो नहीं हो गया, इसके खदशात थे, किसी को ओगरा की जो हेड है उनको कर लेते। अब मामला ये है कि कल अब चेयरमैन जो ओगरा है वो उनको भी बुलाया गया, चेयरपर्सन को इमरान खान साहब ने, उन्हें ब्रीफिंग भी दी। मामला ये है कि हुकूमतें जो गवर्नेंस होती है ना, उनके नीचे पूरा इदारे होते हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तमाम इदारे जो हैं उनके नीचे काम करते हैं। इस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंसेस है, वो जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के सारे उनके हेड होते हैं। अब ये जो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी हमने नोटिस ले लिया, कई मरतबा नोटिस लिए, आटा बुरान जो है वो एक नया से मेरी बात ये है कि इस दफा होगा या तो लाइसेंस कैंसिल होंगे किसी के, नहीं तो कोई बंदा छुट्टी करेगा, होगा कोई ना कोई वज़ारत के अंदर छुट्टी होगी, चाहे वज़ीर की हो चाहे किसी अफसर की हो। ठीक हो जाएगा। ये गाह का सिगा कब खत्म होगा? अच्छा, ये गाह का सिगा कब खत्म होगा? पेट्रोल कब मिलेगा? आटा सस्ता कब मिलेगा? चीनी के खिलाफ कब एक्शन होगा? IPP के खिलाफ कब एक्शन होगा? रिपोर्ट्स पहले आती हैं, फिर लेट आती हैं, फिर आ जाती हैं। हमारे साथ नादिर गबूल हमारे साथ हैं, इजाजत है, मुझे ब्रेक लेनी है। नादिर गबूल भी हमारे साथ हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे स्टील मिल्स की निष्कारी की भी, ब्रेक के बाद। अब पता चला, अब पता चला
ब्रेक के बाद खुशामदीद। पेट्रोल बहरान अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन कुछ कंपनियों के 3 कंपनियों के CEOs को तहकीकाती कमेटी ने बुला लिया। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। हलीम आदिल शेख साहब, ये एक इसमें कोई शक नहीं, हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, काबीना बात हुई, वफाकी वज़रा भी इस पर परेशान थे, लेकिन कोई एक्शन फौरी क्यों नहीं हुआ? क्या लोगों को खौफ नहीं है कि जी हुकूमत कुछ नहीं करेगी? किसी ने तो कुछ गलत किया है, अभी तक किसी का हमें नाम नहीं सामने नजर आ रहा। वजारत में है, अफसरान में है, कंपनीज में है। वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते हैं कि कैंसिल करो इनके लाइसेंस, कुछ तो करो। देखिए, ये पुराने आदी लोग हैं, यहाँ ये सब कुछ इस मुल्क में होता रहा है। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कोई गलत हो रहा है तो एक्शन हो रहा है। जैसा चीनी बुरान में आपने देखा कि इससे पहले 29 अरब की सब्सिडी जब दी गई, सिर्फ हमारे दौर में जब 2.4 बिलियन की सब्सिडी निकली, पीएम ने फौरी तौर पे एक्शन लिया और पहले रिपोर्ट आई, फिर फॉरेंसिक हुई, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई और इंशाल्लाह कार्रवाई होने जा रही है। ये हमेशा सब कुछ होता है। आप देखिए 29 बिलियन में से किस लेवल तक आ गए, लेकिन जब एक्शन हुआ तो वो इसी तरीके से। अब ये तो नहीं कर सकते कि फौरी तौर पे हम सब निकल जाएं और पेट्रोल पंपों को जाके डंडे मारने शुरू कर दें, ढूंढना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, एक सिस्टम है, ढूंढेंगे, इंशाल्लाह बताएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको बंदगी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये अब सब भूल जाएं कि इस वक्त के दौर में कोई भी कार्रवाई डालकर, कार्रवाई लगाकर कोई निकल सकता है। और कप्तान हमारा जाग रहा है, प्राइम मिनिस्टर जाग रहे हैं, गवर्नमेंट जाग रही है, हर चीज को हम देख रहे हैं। लेकिन पुराने आदी लोग हैं, साल के आदी लोग हैं, माफियाज के लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आवाम को बेनिफिट कैसे मिल गया, पेट्रोल सस्ता कैसे हो गया। मतलब ये तो नहीं कर सकते ना साहब। आप देखिए कि इंक्वायरी तो होती है ना, पूछा तो जाता है ना, कैसे फौरी तौर पे अगर किसी गलत को पकड़ लिया तो आप लोग कहेंगे जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, गलती हो गई, ज्यादती कर दी। इन चीजों के फर्क होते हैं, ये सारे मामला होते हैं, मैं समझता हूँ। अच्छा, हमारे हलीम साहब, WHO ने एक खत लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में जो 6 SOP से कोरोना से बचाव के उन पे अमल नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लॉकडाउन के खिलाफ हैं। लोग, हालात ये हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिल रही, बेड्स नहीं मिल रहे। हॉस्पिटल जो है उनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। मेडिकल की दुकानों पे चले जाए, ना मेडिकल इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, ना मेडिसिन जो मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है। मुझे ये अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब थे, वो ये कह रहे थे कि जनाब अगर ना SOPs पे लोग अमल नहीं कर रहे, गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर हम क्या लोगों को कोरोना में के मर्ज में मरता हुआ देखें? मुझे तो कोई इसका हल नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई वाक़यात हो। अभी भी हालात बढ़ रहे हैं, हालात ख़राब हैं। हम यूरोप नहीं हैं, हम अमेरिका नहीं हैं, हम बरतानिया नहीं हैं। यहाँ आपको पता है कि करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सब जानते हैं कि करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो लाज़िम बात है, पाकिस्तान के अपने डायनामिक्स हैं। WHO जो भी एडवाइजरी देती है वो हेल्थ एडवाइजरी होती है, उसको इससे वास्ता नहीं होता कि वहाँ लोग भूख मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे, कारोबार है, नहीं है, कौन सी आबादी है, कितने % लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनका नहीं होता। वो अपनी एक हेल्थ एडवाइजरी देती है, लेकिन इशू ये है कि हमने अपने मुल्क के फैसले अपने हिसाब से करने हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने इलाज भी किया, वेंटिलेटर्स भी दिए, दवाइयाँ भी दी, PPEs भी दी, तो साथ 144 अरब रुपए उन गरीबों के लिए भी दिया जो बेचारे लॉकडाउन से, जिनकी जिंदगी परेशानी में आ रही थी, जो लॉकडाउन से एक मसले का शिकार थे, जिनके 2 वक्त की रोटी का मसला पड़ रहा था। तो ये सब फैसले प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ने करने हैं। WHO अपनी बात करूँ, डॉक्टर साहब अगर आएंगे और डॉक्टर साहब एक एज अ डॉक्टर बात करेंगे, वो मरीज को देख के बात करेंगे। वो नहीं देखेंगे मरीज के घर में रोटी है नहीं, वो कहेंगे भाई ये पर्ची है, जाओ दवाई लेके ठीक हो जाओ। लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि जेब में इसके पैसे भी है कि नहीं है, ये दवाई खरीद कर सकता नहीं खरीद कर सकता। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो होती है वो अपने मुल्क के अवाम को, हालात को सामने रखकर फैसले करती है और वही फैसला किया। इसलिए हुकूमत कह रही है कि SOPs पर सख्ती से अमल करें, लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन एक और मामला हलीम आदिल शेख साहब है, स्टील मिल्स की निजकारी का। हुकूमत इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो निजकारी करने जा रही है। गोल्डन हैंडशेक का फैसला तो अब काबीना ने भी कर दिया है। तो नादिर कबूल साहब, पहले मैं आपसे इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे ही प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बाकायदा बयान दिया, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि जी हम बिल्कुल कहते हैं कि इसकी निजकारी होनी चाहिए और हम इस पर सियासत नहीं करेंगे। अब मुस्लिम लीग नून का स्टांस है
पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमारे हवाले कर दो। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही 5 साल, तब क्या कर लिया कि स्टील मिल्स को वो तो उस वक्त तो बर्बाद होगी स्टील मिल्स। तो अब फिर इस पर सियासत की जा रही है कि जो हमारे हवाले कर दे। जब आपके हवाले 5 साल वफाकी हुकूमत में थी तब तो तबाह हो गई थी स्टील मिल। अब इसका सबको पता है, आलमी इदारे भी कह रहे हैं कि पहले भी हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है, निचकारियाँ हुई हैं, बैंक्स हुए हैं और उसके बाद मुल्क में बेहतरी आई। तो इस पर पीपल्स पार्टी क्यों सियासत करती है? देखिए, पाकिस्तान स्टील मिल्स एक हमारा नेशनल एसेट है और इससे निजकारी से तकरीबन 9,500 अफराद की रोज़गार जारी है। 9,500 अफराद मतलब 9,500 फैमिलीज़, हर फैमिली में 6, 8, 10 शख्स होते हैं। एक जगह आप 12-12 हज़ार दे रहे हैं कोरोना के वजह से, दूसरी जगह आप एक शख्स को फारिग कर रहे हैं नौकरी से, तो ये तो मतलब एक खुला तसाद है ना ये तो। और पाकिस्तान स्टील मिल्स बनाई पीपल्स पार्टी ने इसी वजह से कि ये एक सिक्योरिटी एडवांटेज भी है, बिकॉज स्टेट ओन्ड एसेट है। आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यहाँ पे बूमेंगे, तो एक स्टील इंडस्ट्री होगी तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में भी फ़ायदा होगा, मुल्क के ख़जाने में भी इंक्रीज़ होगा। इसको देखें, प्राइवेटाइज़ करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इज़ टू इम्प्रूव द कंपेटिटिव एडवांटेज। आपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव करनी है, आपने प्रोसेसेस इम्प्रूव करने हैं, आपने प्राइसेस यूज़ करने हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए, प्राइवेट स्टील कंपनीज भी तो चल रहे हैं, कितने बड़े बड़े स्टील इंडस्ट्री कंपनीज है, नए बन रहे हैं। पोर्ट कासिम में आप जाएँ, प्राइवेट इदारे नए स्टील फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। वजह क्या है? बिकॉज डिमांड है यहाँ पे। मगर अनफॉर्चुनेटली इसको इतना पोलिटिसाइज कर दिया गया है। यही शेख साहब है, मेरे बड़े भाई भी हैं, चाचा भी मैं इनको कहूँगा, वालिद साहब के भी मेरे दोस्त हैं। इनकी वीडियो बड़ी मशहूर चल रही है आजकल सोशल मीडिया में। असद उमर साहब के पीछे खड़े हुए हैं, जिसमें असद उमर साहब कह रहे हैं कि मेरी लाश पे आप प्राइवेटाइज कर दोगे, मगर वैसे मैं नहीं करने दूंगा। तो हमारा सवाल ये है कि इलेक्शन से पहले आपकी ज़बान अलग थी, अब अलग है। इसकी वजह क्या है? कौन सा एक वादा है? सवाल है ये नादिर साहब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तानी था, एक पाकिस्तानी जिंदा था मेरे अंदर जो कहता था कि इमरान खान साहब कामयाब हो ताकि पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट आए, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा ना हमें। पेट्रोल के प्राइस आपने सस्ते कर दिए, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। आवाम को आप कह रहे हैं अर्तुगल देखो, मतलब पेट्रोल नहीं, इसका क्या वजह है कि आप मतलब कह रहे हैं कि आप घोड़ों पे? ये वैलिड पॉइंट है नादिर साहब, ये मैं मानता हूँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हलीम अल शेख साहब, ये तो बात है कि असद उमर साहब के बयानात बेशुमार चलाए जाते हैं कि जी हम आएंगे तो स्टील मिल को यूं कर देंगे, तो उस वक्त फिर ना बयानात इस तरह देते। आपको भी शायद उस वक्त ये अंदाजा था कि प्राइवेटाइजेशन के अलावा कोई और हल नहीं है। असद उमर साहब भी कहते रहे, मैं एक वो वेल्थ का एक बनाएंगे, हम वेल्थ ऑफ पाकिस्तान एक बॉडी बनेगी, उसके थ्रू ये इस तरह के हम जो खसारे में इदारे हैं इनको चलाने के लिए काम करेंगे। कुछ नहीं हो सका। तो ये सिर्फ इलेक्शन से पहले क्या नारे होते हैं और फिर हकीकत कुछ और होती है? हलीम साहब देखिए, मैं आपकी बात पे बताऊं कि थोड़ा सा पीछे चले जाइए। 2008 में ये स्टील मिल 10 अरब रुपए फायदे में थी 2008 में, जिसको हम डिक्टेटर का दौर कहते हैं। और उसके बाद जमहूरियत आ गई, माशाल्लाह, भुट्टो जिंदा हो गया, पीपल्स पार्टी आ गई। उसके बाद इनके दौर में 200 अरब का 100 अरब से कर्जे बढ़ गए और 100 अरब का लॉस किया उसने। डिटेल्स मैं दे सकता हूँ आपको। 200 अरब के लॉस में चली गई। उसके बाद मतलब जब ये जमहूरियत आ गई, ये लोग आ गए, पीपल्स पार्टी जो आज जिन्हें गम खाया जा रहा है हमारे मुख्तलिफ के लीडर्स को, और वो गम उसका कम है। सईद गनी साहब परसों बात कर रहे थे, तो उन्हें मुलाजमीन का गम कम था, स्टील मिल का गम कम था, उन्हें ज़मीन का गम बढ़ा था कि ज़मीन ज़मीन कहाँ जा रही है, ये तो हमने बेचनी, ये कौन बेच सकता है, क्योंकि ट्रैक है। तो हुआ ये कि पहले इन्होंने 5 साल के अंदर इन्होंने 10 अरब मुनाफे में जाने वाली स्टील मिल को, मैं उससे पुरानी बात नहीं करता, लियाज लाल जी, वो यूसुफ, वो सारे मामला आपको पता होगा कि मतलब अमरीली स्टील चल रही है, उससे उठाया, उसको सस्ता माल दिया, अमरीली स्टील में उसने उसको कन्वर्ट किया और सरिया बना के भेजा। क्या लतीफ़ा था, रियाज लाल जी और यूसुफ जो फ्रंटमैन था उसका नजदीकी यूसुफ गिलानी साहब, फिर बाद में केसेस भी बने उसके अंदर। और आज जो सईद गनी साहब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे थे, उनके साथ वो शख्स बैठा हुआ था जो कि उन दोनों रेफरेंसेस का शामिल है, शमशाद कुरैशी, जिसने वो अरबों रुपए नुकसान में वहां तक लेके मैं स्टील मिल को धकेला किसने। उसके बाद चलेगी इनके अंकल की आ गई, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने मजीद 200 अरब का नुकसान उसको दे दिया। आज 35 करोड़ की तनख्वाहें दी जाती हैं, अरबों रुपए खसारे में है मतलब। और मैं बता रहा हूँ, जिस कप्तान को मैं जानता हूँ, जिस प्राइम मिनिस्टर को मैं जानता हूँ,
जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, सुनिए, इंशाल्लाह स्टील मिल की फर्नेस भी चलेगी और इन मुलाजिमीन के घर का चूल्हा भी चलेगा, जो मैं जानता हूँ, जो मुझे पता है, जो मैं देख रहा हूँ। इंशाल्लाह ये मुलाजिमीन दर दर ठोकरे नहीं खाएंगे। आप बताइए ना, हजारों लोग भर्ती जाली भर्तियां भी करती, रोजगार देना अच्छी बात है, लेकिन एक अंडे देने वाली मुर्गी, इन्होंने मुर्गी हलाल कर दी, अंडे नहीं दिए इन्होंने, स्टील मिल चलती रहती, इन्होंने अब वो मुर्गी जो है वो सरकारी तहरीर में चलेगी या प्राइवेट होकर चलेगी, ये भी एक सवाल है। अलीम साहब मेरे साथ देता हूँ, कथा कलामी की मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस बारे में भी बात करेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स के हवाले से हुकूमत ने सवाल उठाए हैं, लेकिन तारिक शमसी साहब कह रहे हैं रिपोर्ट्स जेन्युइन थी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा एहसन इकबाल साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और इससे पहले भी कई सियासतदानों को ये मर्ज लाहक हो चुका है। तो ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है और फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो यहाँ तक माना कि वो उस तरह एहतियात नहीं कर सके या उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से कोरोना का शिकार हो गए। अब असद खरल साहब, बात हमने करनी है मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स की। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ हैं, नादिर गुल भी हमारे साथ हैं। आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं खरल साहब, लेकिन आप देख रहे हैं कि ताहिर शमसी साहब अब जो ट्रांसप्लांट फिजिशियन है, हेमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आप मीडिया पर ना जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं ये रिपोर्ट्स जानें। अच्छा, मामला वो तो ये चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, जारी बात है कि अहम एक वजारत है उनके पास और इमरान खान साहब के बड़े करीबियों में शुमार होते हैं, पनामा केस से लेकर अब तक जानते हैं हलीम आदिल शेख साहब। अब वो ये कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि तहकीकात किसके खिलाफ होगी। अब एक तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जनाब, उनकी रिपोर्ट से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त के सेक्रेटरी हेल्थ ने की। इमरान खान साहब के सामने जो मामला जो आया वो ECL में नाम किस तरह निकला, हाई कोर्ट में किस तरह ये जवाब हुए, रिपोर्ट्स के अंदर बोर्ड जो है वो डॉक्टर जो है पंजाब हुकूमत के थे, अयाज महमूद जो थे प्रिंसिपल सिम्स जो हैं वो मौजूद थे। अब तारिक शमसी साहब को तो सिंध से बुलाया गया, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे आए, शरीफ फैमिली की सारी बात है, ख्वाहिश थी। तो अब वो ये अगर ये कह रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब जो है वो वकील भी हैं माशाल्लाह, बड़े एक उनका नाम है वकालत के हवाले से भी, शोबे में भी। अच्छा, तो अब या तो इसका जवाब मेरे ख्याल वही दे सकते हैं या हलीम आदिल शेख साहब दे सकते हैं कि उनके वफाकी एक वजीर ने जो बात की उसका बिल्कुल पूरा ये क्या चक्कर है, ये रिपोर्ट्स का मामला जो फवाद चौधरी साहब ने उठाया कि जी तहकीकात होंगी, क्या ये मुमकिन है अपनी हुकूमत के खिलाफ, पंजाब हुकूमत के खिलाफ? तो ये सवालिया निशान है। ऐसी बात नहीं है, फवाद साहब का अपना एक नैरेटिव होता है, वो चांद के मामले में हो या किसी और मामले में हो, तो जो उन्होंने बात की है वो उसको देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर कहीं इख्तलाफ राय होता है तो वो कोई ऐसा नहीं होता, यहाँ तो भेड़ चाल नहीं होती हमारे यहाँ, ना हमारे यहाँ दरबारी सिस्टम है, ना ही हमारे यहाँ कोई ऐसा है कि जी मखसूस अगर कोई एक तरफ से ऑर्डर आ गया, जी किसी साहब ने ऑर्डर दे दिया, नीचे तक वही इख्तलाफ राय भी होता है। और आपने देखा हो कि हमारे यहाँ अपनी मजहबी उमूर के अंदर और साइंस और टेक्नोलॉजी में इख्तलाफ राय रहा, और ये सेहतमंद एक बात है और डिबेट होनी चाहिए। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब वो फेडरल कैबिनेट के मेंबर है, मिनिस्टर है, वो मुतालबा कर रहे हैं, साहब की रिपोर्ट्स आपको क्या लगता है जाली कर रहे हैं? वज़ीर आज़म को खत लिखा, वज़ीर आज़म को कहा, क्या इतना ही बेबस है मिनिस्टर के, उसके कहने पे तहकीकात भी नहीं हो सकती? इतनी बेबस क्या? आपको क्या लगता है मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स को जाली बनाई गई थी उनको बाहर भेजने के लिए, या वो जनरली बीमार थे? देखिए, जो भी था उसकी तहकीकात होनी चाहिए ना। अगर उस वक्त नहीं हो चुके, मैं नहीं समझता कि वहाँ जाते ही वो प्लेटलेट्स का जिक्र ही नहीं है, कभी होटल में घूम रहे होते हैं, कभी शॉपिंग कर रहे होते हैं, कभी रोलेक्स खरीद रहे होते हैं। बात यह कि सवाल तो उठता है, चूंकि देखिए पुरानी वही ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, 30 साल से इनके लगाए हुए क्लर्क जो थे आज वो 17 ग्रेड में है, इनका 17 ग्रेड में जो उन्होंने बदलाव लगवाए थे वो आके 20 ग्रेड के अंदर मौजूद है। बड़े मामलात हैं, चीज़ों को ठीक करना है, निज़ाम बिगड़ा हुआ है, निज़ाम खराब है, उसको ठीक करना है। बात यह कि अगर फवाद चौधरी साहब ने बात की है, वो कहा कि बात करना हमारे यहाँ कोई, मैं बताना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जरा मुख्तलिफ है। यहाँ ये नहीं है कि जी नवाज शरीफ मियां साहब ने आग देता, अब नीचे तक वही आंकड़ा है, दिल करे ना करे। जरदारी साहब ने कह दिया वही हो गया, अल्ताफ हुसैन ने कह दिया ये करना है भाई तो वही होगा। यहाँ नहीं है ऐसा, यहाँ हम सब इख्तलाफ राय रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, उसको सुना जाता है। ये बदला हुआ पाकिस्तान है, बदली हुई पार्टी है, बदली हुई हुकूमत है, बदला हुआ निज़ाम है, ये कोई थोड़ी है। अगर फवाद चौधरी को किसी पे एतराज़ है, खत लिख सकते हैं वो। इस पर किसने कह दिया कि ये कोई
चेन ऑफ कमांड टूट गई। यही गुलामाना निजाम तबाह खत्म किया इमरान खान साहब ने कि गुलाम है कि जी दिल करे न करे मुंह घुसोर के बैठे रहो। या कैबिनेट के अंदर अक्सर कहते हैं आप लोग चला रहे होते हैं, ये कैबिनेट की स्टोरी आ गई, कैबिनेट में ये बात हो गई, बड़ी खुली बहस होती है। इससे पहले नहीं होती। इससे पहले होता था क्या 18वीं तरमीम जैसे हो गई थी, वो कहा कि जी बहस नहीं होगी क्या उसमें, पार्लियामेंट में गए ठप्पे छप्पे लगाए, सबने सिग्नेचर किए, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा क्या हुक्म है आपका, उन्होंने हाथ खड़े कर दो, उन सबने हाथ खड़े कर दिए। माहौल जरा बदला हुआ है, लेकिन उसका इशू ये है कि हमें भी समझ देर में आ रहा है, आपको भी देर में आएगा। साहब मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या फवाद चौधरी साहब एक फेडरल मिनिस्टर की दरखास्त पे वजीर आज़म साहब कभी तहकीकात कराएंगे इस 5 साल के अंदर, जो उनकी मासूम ख्वाहिश है पूरी हो सकेगी? मैं समझता हूँ कि दरखास्त देना फवाद चौधरी साहब का हक है, उसका तहकीकात का टाइम डिसाइड करना प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। दोनों चीजें ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कब कौन से वक्त क्या चीज करते हैं उनका राइट है, उनका इख्तियार है। ना मैं ले सकता हूं, ना आप ले सकते हैं, ना आपकी ख्वाहिश पे हो सकता है, ना मेरी ख्वाहिश पे हो सकता है। और फवाद चौधरी साहब का भी उनका राइट है, वो दरखास्त दे दी, उनका हक है। नादिर कबूल, आप नौजवान हैं, ये सारा मामला आपने भी देखा, मेरे पास 20 सेकंड्स हैं, आप क्या कहते हैं? मियाँ साहब की तस्वीरें आती रहती हैं, ये बड़ा लोग भी हैरान होते हैं कि इतने बीमार थे तो अब वो चहलकदमी भी कर रहे हैं और रिपोर्ट्स भी नहीं आ रही, प्लेटलेट्स कैसे ठीक हुए? इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि इतना पोलिटिसाइज किया जा रहा है। मियाँ साहब को जाहिर सी बात है, डॉक्टर देखिए मैं भी बीमार हुआ हूँ, बेशक मैं नौजवान हूँ मगर मैं भी बीमार हुआ हूँ, आपके भी बड़े बीमार हुए होंगे। जब भी कोई बीमार होता है शख्स तो डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आप नॉर्मल वॉक करें। ये नहीं कि आप घर में अपने आप को ताला लगा के बैठ जाएं और बस लेटे रहें सारा दिन पलंग पे। आपने थोड़ा बहुत एक्टिविटी जारी रखना होता है ताकि आप फिट रहें, आपके ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन रहें, आपकी मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ आपकी बरकरार रहे। तो एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैलाना अच्छी बात नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप मियाँ साहब को छोड़ दें, जरदारी साहब को छोड़ दें, अगर लोगों को लटकाने से आवाम का पेट की बहुत शुक्रिया नादिर, अगर गुर्बत मिट रही है तो आप सबको लटका दें। नादिर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त खत्म हो गया। हलीम आदिल शेख साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।